वेलकम एवरीवन, आई एम सोनाली फ्रॉम लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो भी एब्सोल्युटली फ्री at learnohub.com। ओके बच्चों, तो हो जाओ तैयार। आज हम करने वाले हैं सॉल्व एनसीईआरटी का ग्रेड 12 के रिलेशंस एंड फंक्शंस को, जो कि है हमारा चैप्टर नंबर 1, और उसके अंदर हम करेंगे सॉल्व एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 8 to 11। आप सोच रहे होंगे वेयर आर टिल क्वेश्चन नंबर 7। हमने लास्ट वीडियोस में क्वेश्चन नंबर 7 तक के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, सो प्लीज रेफर टू दोज वीडियोस। और आज के लिए आप तैयार हो जाओ विद पेन एंड पेपर सो दैट वी ऑल कैन सॉल्व टुगेदर। ओके बच्चों, तो चलो हम देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 1.1। इसके अंदर देखते हैं करना क्या है। शो दैट द रिलेशन आर in the set A, okay, A is given here 1, 2, 3, 4, 5, given by relation R, this one. What is the meaning of this one? यहाँ पे R का मतलब है A, B such that mod of A minus B, mod of A minus B मतलब absolute value of A minus B is even। आप सबको पता है absolute और mod का मतलब, यस, एब्सोल्यूट और मॉड का मतलब होता है कि इसके अंदर कोई भी नेगेटिव वैल्यू हो तो उसको हम पॉजिटिव कर देते हैं। दैट मीन्स जैसे ही हमने ये वाला मॉड वैल्यू लिखा है और इसके अंदर सपोज कुछ भी नंबर ले लो, -10 लिया, ओके फाइन, -10 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, नथिंग बट 10। दैट मीन्स नेगेटिव को हम यहाँ डिलीट कर देते हैं। जैसे ये मॉड वैल्यू आती है, एब्सोल्यूट वैल्यू आती है, हमने सिर्फ उसके अंदर का एब्सोल्यूट वैल्यू लिखना है, जो कि हमारा होता है नंबर जो उसके अंदर है, और वो क्या हो जाएगा, -10 से 10। अगर सपोज मैंने इसके अंदर -b लिखा है, कोई भी ऐसे ही ले लिया -b कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, b। गॉट इट? दैट मीन्स जैसे भी हमारे पास ये मॉड वैल्यू आती है तो उसका वैल्यू क्या होता है, नथिंग बट ओनली दैट नंबर और वट एवर इज गिवन हियर दैट वेरिएबल। ठीक है, तो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस। अब यहाँ बोला जा रहा है कि जो ये मॉड वैल्यू ऑफ A minus B है वो हमेशा इवन होगी इस पर्टिकुलर रिलेशन में, और ये जो रिलेशन है इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। दैट मीन्स हमें यहाँ प्रूव करना है कि ये जो पर्टिकुलर रिलेशन है इस सेट A के लिए वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, एज वेल एज ट्रांजिटिव भी है। डन। तो यहाँ पे सबसे पहला पार्ट हमारा ये कह रहा है। अब आप बोलोगे ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेट्स सी उसके आगे क्या करना है। शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1, 3, 5, ठीक है, आर रिलेटेड टू ईच अदर। कुछ भी नहीं है, जैसे ही आपने ये सॉल्व किया उसके बाद हमें आगे बढ़ना है, और उसमें करना क्या है कि इस पर्टिकुलर सेट को हमने लिया, यहाँ पे हमने सेट लिया था 1, 2, 3, 4, 5। अब जो सेट हो गया है वो हमारा हो गया है 1, 3, 5। अब इसमें हमें दिखाना है कि उसके सारे एलिमेंट 1, 3, 5 जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड है या नहीं। रिलेटेड का मतलब क्या है, यहाँ पे जो रिलेशन है वो रिलेशन होगा दिस आर। दैट मीन्स इस आर के इस कंडीशन को क्या ये सारे एलिमेंट फुलफिल करते हैं। समझ में आई बात? तो ये करना है, और वो आप देख सकते हो कि क्या है, 1 - 3 क्या होगा, ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, वो इवन 2 होता है। 3 - 5 भी 2 होता है, तो ये भी हो गया, -2 एक्चुअली होता है, तो -2 का मॉड क्या होगा, 2, वो है इवन हमारा। दैट इज ऑल्सो फाइन। 1 - 5 को भी अगर ले लो, 5 - 1 को भी ले लो, किसी भी तरीके से ले लो, तो क्या होगी उसकी वैल्यू, इवन ही होगी। क्यों? बिकॉज ये क्या है हमारा ऑड नंबर से, और हम सबको पता है कि जब भी हम ऑड नंबर्स का डिफरेंस लेते हैं तो वो क्या होता है, यस, परफेक्ट, दैट इज हमेशा इवन। ठीक है, तो दैट्स वाई ये वाला कंडीशन फुलफिल होगा, तो हम आराम से प्रूव कर सकते हैं। आंसर मैंने अभी आपको बता दिया है, बट यू विल सी कि हमें कैसे इसको सॉल्व करना है। डन। सिमिलरली ये वाला भी चीज यहाँ पे गिवन है, इसे भी आपको दिखाना है कि 2, 4 जो है इसके भी एलिमेंट्स एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, राइट। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ, बट नो एलिमेंट ऑफ 1, 3, 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2, 4। अब इस दोनों सेट के एलिमेंट्स एक दूसरे से रिलेटेड नहीं हैं, ये भी हमें प्रूव करना है, राइट। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हमें 1 by 1 स्टेप फॉलो करके सॉल्व करते जाना है। डन। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट। ओके, तो मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख लिया है कि A इज गिवन एंड R इज ऑल्सो गिवन। जो भी लिया है वही लिखा है। अब हमें सबसे पहले इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए आगे बढ़ना है, तो क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि वेदर द गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव और नॉट। लेट्स स्टार्ट विद द रिफ्लेक्सिविटी। क्या करते हैं रिफ्लेक्सिविटी में, हम चेक करेंगे A, A
राइट आप सबको पता है, मैं नहीं जा रही हूँ रिपीट करने के लिए यहाँ पे, बिकॉज हमने लास्ट वाले वीडियोस में ये सब कुछ अच्छे से पढ़ रखा है, समझ रखा है और याद भी कर रखा है, राइट कि a, a जब हमारे रिलेशन में होता है देन वी कैन से इट इज रिफ्लेक्सिव, राइट। तो चलो यहाँ पे a, a के लिए हम बात करें तो जैसे ही a, a के लिए बात करेंगे तो एट द प्लेस ऑफ a, b यहाँ पे क्या हो जाएगा a, तो सिंस मॉड ऑफ a माइनस a, सारे बताओ क्या होगा आंसर, आप सब बोलोगे 0 आंसर, दैट इज करेक्ट, राइट। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 0 क्या होती है, 0 ही, तो दैट्स व्हाई मैंने लिख दिया 0। और ये क्या है, दिस इज इवन और नॉट, परफेक्ट, दिस इज इवन, आप सबको पता है। तो जैसे ही ये वाली वैल्यू हमारी a माइनस a 0 दैट इज इवन हुई तो दैट मीन्स ये कंडीशन फुलफिल होता है। और जैसे ही कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो हम क्या कह सकते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट और दिस शोज दैट a, बिलोंग्स टू दिस रिलेशन R। और जैसे ही ये वाली कंडीशन हमारी सही होती है देयरफॉर व्हाट वी कैन से, यस R इज रिफ्लेक्सिव। क्लियर, बहुत इजी है, रिफ्लेक्सिव तो हमने छठ में चुटकी में जाते ही सॉल्व कर लिया, डन। अब चलो चलते हैं हम सिमेट्रिसिटी की तरफ। फाइन, अब बताओ मुझे सिमेट्रिसिटी में हम क्या करते थे, वेरी नाइस, हम करते थे चेक a, b को, अगर a, b है उस रिलेशन में तो हम चेक करेंगे कि b, a भी होना चाहिए। तो चलो हम बढ़ते हैं आगे। इफ सपोज a, b है यहाँ पे, राइट, a, b बिलोंग्स टू R, जैसे मैंने ये लिखा तो ये क्या हो जाएगा, कंडीशन फुलफिल करेगा और इसका मतलब है कि एब्सोल्यूट वैल्यू और मॉड वैल्यू ऑफ a माइनस b विल बी इवन, ठीक है, इवन होगा, राइट। अब मुझे बताओ कि क्या मैं इसको यूँ लिख सकती हूँ, यहाँ पे मैंने माइनस कॉमन ले लिया, b माइनस a कर दिया यहाँ, क्या मैं कर सकती हूँ ऐसे, आप सब बोलोगे यस मैम वी कैन डू, क्यों, बिकॉज जस्ट कुछ नहीं किया है, मैंने मैथ सॉल्व किया है, यहाँ पे जो आप बचपन में करते आए हो, माइनस कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी, माइनस a प्लस b, वही मैंने उल्टा करके लिख दिया है, तो b माइनस a दैट इज ऑल्सो इवन, सेम लाइन है तो राइट साइड भी सेम ही रहेगा, ठीक है। और इसको क्या मैं लिख सकती हूँ यूँ, b माइनस a ओनली, वाई, आप बोलोगे ये माइनस कहाँ गया, अरे एब्सोल्यूट वैल्यू है, मॉड है, तो क्या होगा, माइनस गायब हो जाएगा, राइट। तो b माइनस a, और ऑफ कोर्स अगर लेफ्ट हैंड साइड कुछ चेंज नहीं हो रहा है तो राइट भी चेंज नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, इवन। जैसे ही b माइनस a इवन होता है तो ये क्या हो जाएगा, एट द प्लेस ऑफ a b यहाँ पे हम लिख सकते हैं b माइनस a, दिस शोज नथिंग बट b, a ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन R। और जैसे ही हमने ये वाला कंडीशन फुलफिल किया, दिस शोज और दिस इम्प्लाइज दैट, बताओ, रिलेशन R इज नथिंग बट सिमेट्रिक। डन, हमने रिफ्लेक्सिव भी चेक कर लिया है, सिमेट्रिक भी चेक कर लिया है, राइट। अब हमें क्या करना है, करेक्ट, अब हमें चलना है ट्रांजिटिविटी की तरफ। तो ट्रांजिटिविटी के लिए क्या करते थे हम, वेरी नाइस, आप सारे सॉल्व कर रहे हो ना, सबके पास पेन एंड पेपर है, वो एम्प्टी नहीं रहना चाहिए, वी हैव टू डू इट, ओके, यस, कम ऑन। तो ट्रांजिटिविटी के लिए क्या करते हैं, यस वी हैव टू चेक इफ a, b इज देयर इन R एंड b, c इज देयर इन R, देन we have to check a, c should also belong to the relation R। मैंने लिख दिया यहाँ पे if a, b belongs to R and b, c belongs to R, मैंने यहाँ लिख दिया है कि मैंने यहाँ अज्यूम कर लिया है कि ये दोनों है इस रिलेशन R में, ठीक है। दिस शोज क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स a माइनस b विल बी इवन, डन, एंड mod value of b minus c will also be nothing but even, डन। ये भी इवन है, ये भी इवन है, आप सबको पता है अगर रिलेशन में है तो दैट मीन्स ये वाला रिलेशन का कंडीशन हमारा फुलफिल होना चाहिए, और जैसे ही फुलफिल होगा तो इसका मतलब है इवन होना चाहिए दोनों का डिफरेंस, और वो भी एब्सोल्यूट वैल्यू में, ओके। अब मुझे बताओ कि जब हम किसी दो इवन नंबर को ऐड करते हैं, जोड़ते हैं आपस में, तो क्या होगा, वो क्या 2 + 4 जो है वो हमारा इवन होता है या ऑड, 2 + 4 6 होता है, 6 क्या है, इवन। अरे सिंपल सा फंडा है, जब भी हम दो इवन को हम ऐड करेंगे, कोई भी नंबर ले लो, 100 ले लो, 106 ले लो, वो भी क्या हो जाएगा मिलके, यस 206, राइट। दैट मीन्स जो भी हम दो नंबर लेते हैं जो इवन है उसको हम अगर ऐड करते हैं तो उसकी वैल्यू होती है इवन। देयरफॉर इफ वी विल ऐड दिस टू तो क्या हो जाएगा हमारा, कैन आई राइट लाइक दिस, a माइनस b प्लस b माइनस c इक्वल्स टू क्या होगा, इवन प्लस इवन, और इवन प्लस इवन क्या होता है, नथिंग बट इवन ओनली,
डन। अब मुझे बताओ ये एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर है तो क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ इसको a माइनस बी प्लस b माइनस सी, लिख सकती हूँ ऑफ कोर्स, ये भी हमारा इवन हो जाएगा। अब इसमें देखो b कैंसिल हो गया तो क्या बचा हमारे पास, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a माइनस सी एंड दैट इज ऑल्सो यस इवन। ओके, जैसे ये कंडीशन हमारी फुलफिल होती है तो इसका क्या मतलब होता है कि यस दिस a कमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन R। और जैसे ही हमने ये वाला सॉल्व कर दिया यहाँ पे कंडीशन, तो दैट मीन्स हम लिख सकते हैं कि रिलेशन R इज यस ट्रांजिटिव। डन। दैट मीन्स हमने यहाँ क्या प्रूव किया कि रिलेशन R जो है दैट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव। तो जैसे ही हमने ये किया, देयरफॉर व्हाट वी कैन राइट, हेंस रिलेशन R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। जैसे ही हमारे पास कोई रिलेशन जो है वो प्रूव हो जाता है कि रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी है, तो हम कह सकते हैं कि रिलेशन R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। Done. Very nice. So we have solved this particular part 1. Okay. Till here it is done. अब उसके बाद का पार्ट क्या कहता है, शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 135। अब हम चलेंगे, ये वाला डन है हमारा, अब हम चलते हैं इस पार्ट की तरफ। शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 135 ओके फॉर 135 क्या है हमारे पास, ये सारे एलिमेंट रिलेटेड टू ईच अदर हैं, दैट मीन्स रिलेशन फुलफिल करता है। दिस शोज, अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें बताना होगा कि सारे एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड, और आपको मैंने एक्सप्लेनेशन स्टार्टिंग में ही दे रखा है कि जब भी कोई ऑड नंबर होता है तो उसका जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, इवन। तो ये यहाँ पे हम दिस शोज ना करके लिखें कि एज ऑल द एलिमेंट्स आर ऑड, दिस शोज एब्सोल्यूट ऑफ here a minus b will always be even where a b belongs to nothing but 1 3 and 5। अंडरस्टूड। यहाँ पे सेट का हमने कोई नाम नहीं दिया है और छोटा है तो दैट्स वाई हमें लेने की जरूरत भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एज ऑल द एलिमेंट्स आर ऑड इन दिस पर्टिकुलर सेट, दिस शोज a माइनस बी विल ऑलवेज बी इवन। अब चेक कर लो 1 माइनस 3, 3 माइनस 5 या 1 माइनस 5, ठीक है, 3 माइनस 1, 5 माइनस 1, कुछ भी ले लो, कैसे भी ले लो आप, तो क्या होगा, ये हमेशा इवन होगा। दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं देयरफॉर ऑल द एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। गॉट द आइडिया? क्या करना है, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा चीज है। जब भी रिलेशन आर को जिस भी कंडीशन के साथ डिफाइन किया वो कंडीशन शो कर दो कि वो फुलफिल कर रहा है, तो सारे के सारे एलिमेंट उस रिलेशन से रिलेटेड हो जाएंगे। गॉट द आइडिया? ठीक है, अब चेक करते हैं 2,4 के लिए। नाउ फॉर 2,4 आप बताओ मुझे क्या होगा, वेदर इट इज रिलेटेड और नॉट। ऑफ कोर्स यस, बिकॉज हियर ऑल्सो here all the elements are even, right? And mod of a minus b here, क्यों लिखा मैंने यहाँ पे, जनरलाइज करने के लिए, mod of a minus b a b will always be even। Why? Because जब भी हम डिफरेंस लेते हैं टू इवन नंबर्स का तो वो क्या होता है, नथिंग बट इवन। देख लो 2 का -4 क्या होगा 2, 4 - 2 भी क्या होता है हमारे पास 2, जो कि हमारे पास इवन है। तो क्या लिख दिया, हियर ऑल द एलिमेंट्स आर इवन एंड a - b विल ऑलवेज बी इवन। देयरफॉर व्हाट, फॉर a, b, फॉर ऑल a, b बिलोंग्स टू नथिंग बट 2,4। गॉट द आइडिया? ठीक है, क्यों मैंने लिखा है ऐसे, देखो कभी a हमारा 2 भी बन सकता है, b हमारा 4, कभी उल्टा भी हो सकता है, a हमारा 4 बन गया, b हमारा 2 बन गया, कुछ भी हो सकता है, राइट? तो दैट्स व्हाई मैं यहाँ स्पेसिफिक नहीं लिख रही हूँ कि 2 and 4 ही। ओके, अब देयरफॉर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ऑल द एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। अंडरस्टूड? वेरी गुड। तो ये वाला जो पार्ट है हमारा, टिल हियर इट इज डन। ओके, अब हमें ये जो सेकंड पार्ट है इसको सॉल्व करना है। इसमें हमें करना है बट नो एलिमेंट ऑफ 135 इज रिलेटेड टू द एलिमेंट 2,4। नाउ टेल मी, यहाँ पे एक है हमारे पास सेट 135 और दूसरा सेट है 2,4। अब मुझे बताओ, जब भी हम डिफरेंस लेंगे किसी भी इवन और ऑड का या फिर ऑड या इवन का, तो क्या होता है, जस्ट टेक द एग्जाम्पल
1 माइनस 2 किया तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लो, क्या हो जाएगा 1, ठीक है। अगर मैं ले लिया 5 माइनस 4, ठीक है, 5 माइनस 4 ले लिया तो क्या आ गया हमारे पास 1, ओके। ये क्या है, ऑड है, ये भी क्या है, ये भी ऑड है। अब चलो कोई और ले लो, कि चलो हमने ये वाला देखा, अब किसी और को देखते हैं। तो 4 माइनस 3 ले लिया, ये भी हमारे पास 1 आ रहा है, और ये क्या होता है हमारे पास, नथिंग बट ऑड। चलो अब 5 माइनस 2 ले लेते हैं, और 2 माइनस 5 ले लेते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू, तो क्या आता है हमारे पास 3, वो भी ऑड होता है। आप सबको पता है जब भी हम डिफरेंस लेते हैं किसी इवन एंड ऑड का या ऑड एंड इवन का, तो क्या होता है वो होता है ऑड नंबर। तो दैट मीन्स वो इवन नहीं होगा, जैसे वो इवन नहीं होगा तो क्या होगा, वो कंडीशन फुलफिल नहीं करेगा, दैट्स व्हाई दैट विल नॉट बी रिलेटेड टू ईच अदर। दिस इज द एक्सप्लेनेशन। सो व्हाट वी कैन राइट, सिंस द डिफरेंस ऑफ एनी odd and even will always be an odd, hence 1 3 5 and 2 4, ठीक है, hence the elements of 1 3 5 and 2 4 are not related to each other. Got the idea? आपने देखा ना, ये कुछ नहीं है, बस जो भी लॉजिक आपने समझा है उसको यहाँ पे राइटिंग में अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं, दैट्स ऑल। दिस इज योर प्रॉपर सोल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर बिग क्वेश्चन। बट एक्चुअल में ये बिग नहीं था, राइट, बस लिखा हुआ है, आप डरो मत। जब भी क्वेश्चन इतने बड़े हो तो पार्ट बाय पार्ट हम सॉल्व करते जाएंगे एंड यू विल बी विथ योर आंसर। डन, ओके बच्चे, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 9। देखते हैं इसमें क्या करना है। शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर in the set A, okay, given by this and this is an equivalence relation. Find the set of all elements related to 1 in each case. Okay, तो यहाँ पे हमारे पास जो रिलेशन R है वो 2 फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, 2 क्वेश्चन है, सब पार्ट्स है इसके, तो जिसमें दोनों में ही हमने रिलेशन R को डिफरेंटली यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। पहले वाले में R is equals to A minus B, A comma B such that mod of A minus B, ये सिमिलर है लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह। मॉड ऑफ A माइनस बी मतलब पॉजिटिव वैल्यूज होंगी जब भी एब्सोल्यूट वैल्यू होगा, इज अ मल्टीपल ऑफ 4, ओके। वहां पे इवन था, यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 4 है। और दूसरा रिलेशन R क्या है यहाँ पे, A comma B सच दैट A इक्वल्स टू B, सो सिंपल, जो भी है A इक्वल्स टू B होगा, ओके। तो अब हमें देखना है कि ये जो है रिलेशन R दोनों ही कंडीशन में फॉर द सेट A, जहाँ पे A है बिलोंग्स टू Z, फॉर Z का मतलब यहाँ पे इंटीजर है, और इंटीजर जो है कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट हो रहा है, 0 to 12 इंक्लूडिंग 0 ऑल्सो एंड 12 ऑल्सो, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। दैट मीन्स हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि दोनों ही कंडीशन में फॉर 1 ऑल्सो एंड 2 ऑल्सो द रिलेशन R इज नथिंग बट रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव। बस ये 3 चीज ही तो करनी है हमें इस चैप्टर के अंदर, राइट, और उसके बाद प्रूव कर देना है कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। तो क्या करते हैं हम, पहले हम ये वाला पार्ट सॉल्व करते हैं, डोंट फोकस ऑन दिस वन, ये वाला उसके बाद में बताती हूँ, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। तो मैं पहले ले रही हूँ क्वेश्चन नंबर 1, दैट मीन्स कंडीशन 1। तो यहाँ पे R क्या है, R इज गिवन एज A comma B such that mod of A minus B is a multiple of 4, डन, ठीक है, ये हमारा गिवन है। साथ ही साथ A क्या गिवन है हमारे पास, यहाँ पे 0 to 12, तो दैट मीन्स क्या क्या है इसके अंदर, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड लास्ट वन इज 12, ठीक है। देखो आप, यही डिफरेंस है, रोस्टर फॉर्म में लिखा तो पूरा कहानी लिखना हो गया यहाँ पे, बट यहाँ पे हमने छोटे में लिख दिया इसको, भाई ऐसा है। आप भी समझ गए वही मीनिंग है, यहाँ पे हमने भी समझ लिया वही मीनिंग है, ओके। अब चलो अब देखते हैं इसके आगे क्या करना है हमें। तो सबसे पहले हमें प्रूव करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो चलो हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिविटी को। रिफ्लेक्सिविटी के लिए क्या करना होता है, A comma A सबको पता है। सिंस हियर टेल मी मॉड ऑफ A माइनस A क्या होगा, 0, 0 को क्या हम लिख सकते हैं 4 into 0, आप सबको पता है लिख सकते हैं, दैट मीन्स मल्टीपल ऑफ 4, राइट, दैट इज मल्टीपल ऑफ 4। जैसे ही हमारा ये कंडीशन फुलफिल हुआ तो क्या हो गया, ये A comma A बिलोंग्स टू रिलेशन R, और जैसे ये हुआ दिस शोज दैट R इज यस रिफ्लेक्सिव। कोई प्रॉब्लम है इसमें समझने में, आई डोंट थिंक सो, आप सबको समझ में आ गई अच्छे से, ओके। चलो अब चलते हैं हम सिमेट्रिसिटी की तरफ, ओके। सिमेट्रिसिटी में क्या करना है हमें,
हमें यहाँ चेक करना है a कमा b एंड b कमा a. ओके फाइन. इफ a कमा b बिलोंग्स टू r, मैंने यहाँ पे ऐसे एक्सपेक्ट कर लिया है, यहाँ पे अज्यूम कर लिया है कि a कमा b जो है वो r में है मौजूद. तो जैसे ही ये मौजूद होगा तो दैट मीन्स ये कंडीशन फुलफिल करेगा ऐसा, a माइनस बी इक्वल्स टू मल्टीपल ऑफ 4. मल्टीपल ऑफ 4 को क्या मैं लिख सकती हूँ, 4n लिख सकती हूँ, राइट, फॉर वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. क्यों? बिकॉज ये पॉजिटिव है तो कोई भी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको अज्यूम कर लेगा वो. नेचुरल नंबर ना भी समझो तो चलो हमने ले लिया यहाँ पे होल नंबर. क्यों लिया मैंने होल नंबर? सी, बिकॉज वो जीरो भी हो सकता है, राइट. ठीक है, इस वाले कंडीशन में देखो यहाँ पे जैसे ये जीरो हुआ तो वो नेचुरल नंबर नहीं है जीरो, तो इसलिए हमने ले लिया होल नंबर. ओके ठीक है, तो a माइनस बी इक्वल्स टू 4n हमने ले लिया. अब हमें क्या करना है, इसको हमें प्रूफ करना है उल्टा b माइनस ए. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जस्ट लाइक लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था, वी कैन जस्ट टेक माइनस कॉमन. तो ये क्या हो जाएगा, b माइनस ए. जैसे ये b माइनस ए होगा तो इधर कुछ चेंज होने वाला नहीं है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं. डन. अब इसके बाद ये माइनस वैल्यू हम हटा सकते हैं क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू है, तो वी कैन राइट लाइक दिस, b माइनस ए इक्वल्स टू नथिंग बट 4n. दिस शोज जैसे ये कंडीशन फुलफिल होती है तो हम क्या लिख सकते हैं, यस परफेक्ट, b माइनस ए बिलोंग्स टू रिलेशन r. और जैसे हमने ये कंडीशन लिखा तो फिर आप डायरेक्टली क्या लिख दोगे, दिस शोज दैट b कमा a also belong to relation r. Therefore what we can say, b कमा a belongs to relation r. Therefore yes, r is nothing but symmetric. गॉट द आइडिया. इसको दो बार लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग. ओके, दैट मीन जैसे ये कंडीशन फुलफिल होती है डायरेक्टली वी कैन से दैट आर, जो रिलेशन आर है वो सिमेट्रिक है. तो हमने यहाँ पे रिफ्लेक्सिव भी कर दिया सॉल्व और सिमेट्रिक भी कर दिया. अब हमारे पास क्या बचता है, तीसरा कंडीशन इक्विवेलेंस के लिए, यस ट्रांजिटिव. चलो उसको चेक कर ले. ट्रांजिटिव के लिए हम क्या करते हैं, a कमा b होना चाहिए, b कमा c होना चाहिए, तो फिर a c चेक करेंगे. तो if here a comma b belongs to r, हमने ले लिया है, अज्यूम कर लिया है, and b comma c is also there in r, right? तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि एब्सोल्यूट ऑफ a माइनस b इक्वल्स टू 4n. लिख सकते हैं मल्टीपल ऑफ यहाँ पे 4. ओके, एंड b माइनस c इसको भी हम लिख सकते हैं मल्टीपल ऑफ 4. तो चलो यहाँ पे n नहीं लेंगे, सेम चीजें नहीं हो सकती, कभी कभी चेंज भी हो सकते हैं. इसमें 0 हुआ तो उसमें पता चला मल्टीपल 2 हो गया, राइट. तो I'm राइटिंग हियर m, वेयर m कमा n बिलोंग्स टू, आप जब आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन होता तो z लिख दो, ठीक है, सारे इंटीजर्स आ जाएंगे. ओके, इसमें कोई झंझट ही नहीं है, किसी को कोई कन्फ्यूजन ही नहीं रहेगी. अदरवाइज होल नंबर भी लिख सकते हो बिकॉज पॉजिटिव है. ओके, कुछ भी लिखो आप. नाउ टेल मी, जब दो कोई भी ऐसा नंबर होता है, लास्ट वाले कंडीशन में हमने ऐड किया, चलो यहाँ पे भी हम इसको ऐड कर लेते हैं. दिस शोज a माइनस बी को हमने ऐड कर दिया b माइनस सी के साथ, राइट. तो ये क्या हो जाएगा, 4 को n प्लस m हम लिख सकते हैं. 4n प्लस 4m होगा, तो हमने 4 कॉमन ले लिया, दोनों में 4 कॉमन है, n प्लस m. डन. तो आप मुझे बताओ, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना, a माइनस बी प्लस b माइनस सी. ये भी क्या हो जाएगा, 4 इंटू m प्लस n हियर इनसाइड. दिस शोज क्या है, ये b कट गया तो बच गया हमारे पास a माइनस सी, और दिस इज नथिंग बट 4 इंटू m प्लस n, राइट. कोई भी वैल्यू यहाँ पे m प्लस n हो सकती है. तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, ये 4 इंटू समथिंग, तो दैट मीन्स ये भी क्या है, मल्टीपल ऑफ 4 है. जैसे ये मल्टीपल ऑफ 4 हुआ, तो दैट मीन्स ये हमारा कंडीशन फुलफिल कर रहा है. और जैसे ही कंडीशन फुलफिल कर रहा है, सो वी कैन राइट a कमा c बिलोंग्स टू रिलेशन r. और जैसे ही हमने ये लिखा, दिस शोज r इज नथिंग बट ट्रांजिटिव. जैसे ही हमने लिखा r ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस उछलता हुआ आ गया यहाँ पे. हैंस व्हाट वी कैन से, रिलेशन r is an equivalence relation. Got the idea? कैसे हमें प्रूव करना है, पहले आप सिमेट्रिक चेक, पहले रिफ्लेक्सिव चेक करो, सिमेट्रिक चेक करो, देन ट्रांजिटिव चेक करो. सारे कंडीशन फुलफिल होते हैं तो वी कैन डायरेक्टली से दैट R is an equivalence relation. So this part is our done.
ओके अब हमें चेक करना है ये वाला पार्ट। अब हम चलते हैं ये नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। ओके तो पहले वाले केस में पहले देख लेते हैं, आर क्या है हमारा, ऐसे कर यहाँ पे रिलेटेड है, तो इस पर्टिकुलर रिलेशन को फुलफिल करने वाला हमें एलिमेंट लिखना है जो कि रिलेटेड टू 1 हो। दैट मीन्स हमारे पास 1 तो होगा ही उस रिलेशन में, ठीक है। उसके साथ हम और क्या चीजें लिख सकते हैं जो कि हमारे इस कंडीशन को फुलफिल करता है। आप सबको पता है यहाँ पे ए क्या है, यहाँ पे ए है 0 to 1 देन गोइंग ऑन टिल 12, सबको पता है राइट। और हमारे पास जो आर है वो आर हमारे पास है मल्टीपल ऑफ 4। अब मुझे बताओ इफ हियर रिलेटेड टू 1 होना चाहिए, दैट मीन्स क्या मतलब है, इस सेट में 1 तो है ही, 1 होगा। अब इसके साथ हम और क्या चीजें लिख सकते हैं जो रिलेशन को फुलफिल करे। आप मुझे बताओ अगर हम 1 - 1 लिखेंगे तो क्या होता है, ऑफकोर्स 0 जो कि मल्टीपल ऑफ 4 है, 4 × 0, इसको हम लिख सकते हैं 4 × 0। अब बताओ अभी नेक्स्ट हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 1 चेक करो राइट। 4 × 1 का मतलब है यहाँ पे 4, तो 4 कब होगा, जब ये होगा मॉड ऑफ 5, डन। उल्टा भी हो सकता है 5 - 1 1 - 5, तो ये हो गया। अब हम क्या चेक कर सकते हैं, 4 × 2, 4 × 2 कब होता है, जब हमारे पास ये मल्टीपल ऑफ 4 × 2 इज 8, और ये कब होगा, मॉड ऑफ 1 - क्या होगा 9 होनी चाहिए राइट। अब क्या इसके बाद हम 12 भी लिखेंगे, 12 भी लिख सकते हैं क्या, चेक करो। अगर हम 12 लिखेंगे तो हमारे पास ऑलवेज होना चाहिए 12 - 0, जो कि 0 से रिलेटेड नहीं लिखना है हमें, यहाँ हमें लिखना है जो कि ओनली 1 से रिलेटेड हो। तो दैट मीन्स हमारा आंसर सिर्फ होगा 1, 5, 9। दिस इज आवर आंसर इन द फर्स्ट कंडीशन। एज a - b equals to 4 × n for all a, b belongs to here 1, 3 and 5. Got the idea? This is our answer. Now second case में बताओ मुझे, यहाँ पे होना चाहिए a equals to b. ओके जैसे ही हमने a equals to b लिखा, अब बताओ ये पहले वाले कंडीशन के लिए हमने सॉल्व किया था ये इक्विवेलेंस रिलेशन, और इसके लिए हमने ये भी कर दिया। अब दूसरे वाले कंडीशन के लिए तो हमने इक्विवेलेंस रिलेशन सॉल्व नहीं किया है, तो चलो पहले चेक कर लेते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन को, फिर हम सॉल्व करते हैं इसको। तो आ जाओ हम सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करें, इसके सेकंड वाले पार्ट को। यहाँ पे r इज गिवन एज a, b सच दैट a equals to b। पहले वाले कंडीशन में हमने चेक कर लिया है कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, और ये वाला क्वेश्चन भी जो सेकंड पार्ट था वो भी हमने डन कर लिया। अब हम आते हैं सेकंड वाले पार्ट के लिए, इसके लिए भी हम दोनों ही कंडीशन चेक करेंगे और सॉल्व करेंगे। ओके तो सबसे पहले क्या करना होगा, रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी के लिए क्या होता है हमारे पास कंडीशन, a, शुड बी इन r। अब मुझे बताओ, सिंस आप सारे बोलोगे कि कोई भी नंबर अपने आप से तो इक्वल होता ही है ना, 1 is equal to 1, 2 is equal to 2, एनीथिंग, ठीक है, टिल 12 क्या, अगर इनफाइनाइट तक भी जाओ तो कोई भी नंबर अपने आप से इक्वल है ही। तो दैट्स वाई सिंस a equals to a, तो ये कंडीशन फुलफिल होता है। तो दैट्स वाई व्हाट वी कैन से, यस a, बिलोंग्स टू r। जैसे हमने ये लिखा, दिस शोज क्या हो गया, r इज यस रिफ्लेक्सिव। तो पहला कंडीशन डन। ओके अब चलते हैं हम सेकेंड कंडीशन की तरफ, जो है हमारा सिमेट्रिसिटी। सिमेट्रिसिटी के लिए हम क्या करेंगे, a, b चेक करते हैं, देन b, a चेक करना है। सिंस इफ a, b बिलोंग्स टू r, जब अगर ये होगा, दिस शोज क्या हो जाएगा, a equals to b। नाउ बताओ मुझे, क्या मैं a equals to b को उल्टा लिख सकती हूँ, b equals to a? ऑफ कोर्स आप बोलोगे, तो जैसे ही b equals to a हुआ तो क्या मैं लिख सकती हूँ b, a बिलोंग्स टू r? आप बोलोगे परफेक्ट, लिख सकते हैं, बिकॉज उल्टा कर दिया हमने यहाँ। तो जैसे ही ये कंडीशन फुलफिल हुआ तो इसका क्या मतलब है, रिलेशन r इज परफेक्ट सिमेट्रिक। आई नो काफी बच्चे सॉल्व कर रहे हो और काफी बच्चे बस देख रहे हो, ट्राई टू सॉल्व, ओके, उसके बाद मैच करते हैं। ओके तो r इज सिमेट्रिक हियर, तो ये वाला कंडीशन भी हमने फुलफिल कर दिया। अब हम आते हैं ट्रांजिटिविटी की तरफ। थर्ड कंडीशन है ना, हमें ट्रांजिटिव चेक करना है, तो चलो चेक करते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का क्या मतलब होता है चेक करने का, a, b अगर है उस रिलेशन में, दैट मीन्स a इज रिलेटेड टू b एंड b इज रिलेटेड टू c, देन a शुड आल्सो रिलेटेड टू यस c। इफ a, b बिलोंग्स टू r एंड आई एम राइटिंग हियर, इसको हमने अज्यूम कर लिया है, एंड b, c आल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन r,
तो इसका क्या मतलब है? दिस शोज A इक्वल्स टू B एंड B इक्वल्स टू C। अब मुझे बताओ, अगर A इक्वल्स टू B है और B इक्वल्स टू C है तो इसका क्या मतलब है? ऑफ कोर्स क्या मैं लिख सकती हूँ ऐसे, दिस शोज A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C। इस इक्वालिटी को हमने यहाँ पे एक साथ लिख दिया। इससे क्या मतलब समझ में आया कि ये दोनों भी इक्वल है, दैट मीन्स A इक्वल्स टू C। जैसे ही हमने A इक्वल्स टू C लिखा तो दैट मीन्स ये कंडीशन हमारा फुलफिल हुआ, और जैसे ही कंडीशन फुलफिल हुआ तो वी कैन राइट A कमा C बिलोंग्स टू रिलेशन R। और जैसे ही ये कंडीशन लिखा, ट्रांजिटिविटी दौड़ता दौड़ता आ गया हमारे पास, देयरफॉर वी कैन से R इज यस ट्रांजिटिव। जैसे ये ट्रांजिटिव होता है तो व्हाट वी कैन से, since relation R is reflexive, symmetric as well as transitive, hence what we can say, R is yes an equivalence relation। डन। ये वाला हमने फिर से सॉल्व कर दिया इक्विवेलेंस रिलेशन का। ओके, जैसे ही हमने ये सॉल्व किया हमारे पास ये सेकंड पार्ट बचता है। चलो इस सेकंड पार्ट को मैं यहीं पे सॉल्व कर देती हूँ आपके लिए। इस सेकंड पार्ट में क्या करना है, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। तो पहला वाला केस सॉल्व्ड है तो रिलेटेड टू 1 होना चाहिए। अब मुझे बताओ रिलेटेड टू दिस सेकंड केस का क्या मतलब है, हमें उस वाले सेट में सिर्फ वही एलिमेंट होने चाहिए जिसका वैल्यू A इक्वल्स टू B होता है, और वो रिलेटेड टू 1 होना चाहिए, मतलब 1 तो सेट में है ही। तो जैसे ही मैंने लिखा यहाँ पे उस सेट की वैल्यू को, तो ये क्या हो जाएगा इस वाले केस में, इस वाले केस में हो जाएगा ओनली हियर 1। क्यों? बिकॉज देखो जैसे ही 1 लिखा तो दैट मीन्स 1 इक्वल्स टू 1 ही हो सकता है। A इक्वल्स टू B है, वो तभी होगा जब 1 के अलावा और वहाँ पे कोई चीज़ें ना हो, तभी हम बोल सकते हैं इस रिलेशन को कि वो रिलेटेड है 1 से विद दिस पर्टिकुलर रिलेशन। ओके, सिंस 1 इक्वल्स टू 1, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट दिस इज द ओनली आंसर, दिस इज सॉल्व्ड। गॉट द आइडिया? तो कोई भी क्वेश्चन बड़ा नहीं होता, बस हम उसे पार्ट बाई पार्ट सॉल्व करते जाना है तो हमारे पास सोल्यूशन इजीली मिल जाएंगे, राइट? ओके बच्चों, तो अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें देखते हैं हमें करना क्या है। गिव एन एग्जांपल ऑफ अ रिलेशन व्हिच इज दिस 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 एंड दिस। दैट मीन्स यहाँ पे हमें अभी जो प्रीवियस क्वेश्चंस थे उसमें हमें प्रूफ करना था कि इक्विवेलेंस है या नहीं, रिफ्लेक्सिव है या नहीं, सिमेट्रिक है या नहीं, या ट्रांजिटिव है या नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने सॉल्व कर लिया है, हमें समझ में आ गया है कि कोई रिलेशन कब सिमेट्रिक होता है, कब रिफ्लेक्सिव होता है और कब ट्रांजिटिव होता है। तो वो सारे कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हमें यहाँ पे खुद से अपना एक एग्जाम्पल देना है। ठीक है, और वो एग्जाम्पल हमें यहाँ पे सिमेट्रिक भी बताना चाहिए, जो भी रिफ्लेक्सिव है या ट्रांजिटिव नहीं है, जो भी कंडीशंस दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग होना है। डन? तो ये हमारा क्वेश्चन। अब चलो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। ठीक है, तो मैं इसका आंसर यहीं पे लिख डालूंगी सो दैट आपको इजी हो समझने में। यहाँ पे पढ़ के आप आराम से लिख सकते हो कि क्या है। ओके, पहले वाले कंडीशन में है कि जो रिलेशन हमारे पास होना चाहिए, एक रिलेशन का हमें एग्जांपल देना है। दैट मीन्स ऑफ कोर्स हम R लिखेंगे, R इक्वल्स टू समथिंग लिखेंगे कर्सिव ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि रिलेशन है वो सेट होता है। अब उसमें ऑर्डर्ड पेयर में हमारे पास होने चाहिए जो भी वैल्यूज होंगी। सिमेट्रिक, ओके, जैसे ही हमने लिखा सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। सबसे पहले सिमेट्रिक है ना, तो चलो फटाफट हम सिमेट्रिक का कंडीशन लिख देते हैं। क्या होना चाहिए? इफ A, B इज देयर देन ओके लेट्स अज्यूम, सबसे पहले आप एक काम कर लो, लेट्स अज्यूम दैट वी हैव सेट A एंड A इज हैविंग, चलो मैं बहुत छोटा सा सेट ले लेती हूँ क्योंकि फिर हमें लिखना ईजी हो जाएगा, जिसके अंदर हमारे पास है ओनली ABC, 3 टर्म्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं। लेट assume that we have set A equals to ABC। अब इस पर्टिकुलर से, क्योंकि देखो जब भी हम कोई भी रिलेशन लिखते हैं तो किसी पर्टिकुलर सेट के लिए लिखते हैं ना, तो जैसे ही हमने यहाँ पे लिखा, अज्यूम कर लिया कि जो सेट है हमारे पास वो ABC है। अब जब हम रिलेशन लिखेंगे वो इसी एलिमेंट्स के टर्म्स में होंगे। ओके, डन? अंडरस्टूड क्यों हमने सेट लिखा? अब हम इसके लिए रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं। ओके, तो पहला वाला रिलेशन क्या है हमारे पास? सिमेट्रिक होनी चाहिए। जैसे ही सिमेट्रिक के बारे में मैंने बात करी तो आप सब समझ गए कि A, B अगर है तो यहाँ पे B, A भी होना चाहिए। डन? जैसे ही मैंने B, A लिखा, मैं यहाँ पे स्टॉप कर जाती हूँ। Why I have stopped here? Because सिमेट्रिक के बारे में तो बोला गया है कि सिमेट्रिक होना चाहिए, बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। अब मुझे बताओ इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ पे ले लूँ कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव,
इसको मैंने रिप्रेजेंट किया, इसको आर को रिलेशन मत समझ लेना आप। दिस इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। यहाँ पे इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए चेक करने के लिए इसको आप रफ में करना, ठीक है। अगर मैं इसको चेक कर रही हूँ तो मुझे बताओ कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है। आप सब बोलोगे नहीं, दिख ही नहीं रहा, तो ए कमा ए, ना बी कमा बी है, ना सी कमा सी है। अब ऐसा मत कर लेना कि अगर सिर्फ मैंने ए कमा ए लिख दिया यहाँ पे तो आप बोल दो कि रिफ्लेक्सिव है। आप सबको पता है कि कब रिफ्लेक्सिव होता है, इफ फॉर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए हियर द डबल्ड पेयर इज देयर, दैट मीन्स डबलेट इज देयर। ए कमा ए भी होनी चाहिए, बी कमा बी भी होनी चाहिए इस रिलेशन के अंदर, और सी कमा सी भी होनी चाहिए। दैट मीन्स सारे के सारे डबलेट मौजूद होने चाहिए, तभी दैट मीन्स आइडेंटिटी रिलेशन उसके अंदर होनी चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं कि वो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव है। तो ऑफ कोर्स वी कैन से नहीं भाई यहाँ रिफ्लेक्सिव नहीं दिख रहा है। अब बताओ सिमेट्रिक, ऑफ कोर्स सिमेट्रिक दिख रहा है क्योंकि हमने लिखा ही वैसे है ए कमा बी कमा ए। अब यहाँ बोलोगे मैम यहाँ पे बी सी और सी बी नहीं है। सी जब भी हम सिमेट्रिक को यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं तो वो क्या होता है, जो भी उस रिलेशन में बस उसके लिए चेक करते हैं। यहाँ पे सारे एलिमेंट्स के लिए कॉम्बिनेशन हम चेक नहीं करते, सिर्फ रिफ्लेक्सिव में हम सारे एलिमेंट्स के लिए चेक करते हैं, बट सिमेट्रिक में और ट्रांजिटिव में हम उन्हीं पेयर्स को, ऑर्डर्ड पेयर को चेक करते हैं जो कि हमारे रिलेशन के अंदर है। राइट, गॉट द आइडिया। जैसे ही ये हमारे रिलेशन के अंदर है तो हम बोल सकते हैं कि हाँ ये दोनों तो फुलफिल कर रहे हैं उस कंडीशन को, दैट्स व्हाई इट इज सिमेट्रिक। अब चेक करते हैं ट्रांजिटिव को। चलो ट्रांजिटिव चेक करें। ए बी है, ओके, बी ए है, फाइन, दैट मीन्स बी से भी स्टार्ट होने वाली चीजें हैं वहां पे। तो क्या होना चाहिए था हमारे पास कायदे से, ए कमा ए शुड ऑल्सो बी देयर, बट ये नहीं है। जैसे ही ये नहीं है तो हम कह देंगे कि क्या है, ये ट्रांजिटिव नहीं है। और हमारे पास यही कंडीशन था पहला, सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। गॉट द आइडिया? सो दिस इज आवर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। डन, परफेक्ट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है। यहां होना चाहिए ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ओके। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ट्रांजिटिव होना चाहिए, ठीक है, रिलेशन है तो हमने इसको आर से रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसके अंदर ट्रांजिटिव होनी चाहिए, तो ट्रांजिटिविटी के लिए हम क्या करते हैं, इफ ए कमा बी है एंड बी कमा सी है तो क्या होना चाहिए तीसरा, यहाँ पे ए कमा सी भी हो सकता है क्या, होना ही चाहिए, राइट। तभी हम लिख सकते हैं ए कमा बी इज देयर, बी कमा सी इज देयर, सो व्हाट शुड बी देयर, ए कमा सी शुड ऑल्सो बी देयर। मैंने लिख दिया और यहाँ पे क्लोज कर दिया। व्हाई? बिकॉज उसके आगे लिखा हुआ है नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। अगर हम उसके आगे कुछ लिखेंगे ही नहीं तो रिफ्लेक्सिविटी की भी बात खत्म हो जाएगी और सिमेट्रिसिटी की भी बात खत्म हो जाएगी। गॉट द आइडिया? जैसे ही हमें ऐसे लिखा हुआ है कंडीशंस और यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जो भी बोला जा रहा है कि होना चाहिए उसकी कंडीशंस आप लिख डालो, उसके बाद की बातें बाद में सोचेंगे। और बाद वाले में क्या बोला है, कुछ नहीं होना चाहिए, तो जब नहीं होना चाहिए तो मैं आगे क्यों मेहनत करने जाऊँ। हमें जरूरी तो नहीं है ना कि सारे कॉम्बिनेशन लिखने हैं, नहीं, कोई एक भी कंडीशन अगर वहां फुलफिल हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर टर्म है, ये पर्टिकुलर सेट है, रिलेशन है, वो ट्रांजिटिव है। डन, गॉट द आइडिया? आप चेक कर लो एक बार फिर से, अगर आपको डबली चेक होना है तो डबली चेक के लिए क्या करते हैं हम, ये वाला चीज चेक करो आप यहाँ पे। चलो रफ में मैंने लिख लिया आर एस एंड टी। अब मुझे बताओ ये आर एस टी सॉल्व कर रहा है कि नहीं। आर नहीं दिख रहा, ए बी बी कोई भी डबलेट नहीं दिख रहा, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं आर नहीं है। सिमेट्रिक ए बी है, बी ए नहीं है, बी सी है, सी बी नहीं है, ए सी है, सी ए नहीं है, नहीं है भाई, तो ये नहीं है जैसे ही तो बोल दिया सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव हमने तो अभी चेक करके लिखा ही है, राइट। अब चेक करो यहाँ पे सी, मैंने बोल दिया कि ट्रांजिटिव है, बट इसके लिए अगेन आप डबल चेक कर लो, हो सकता है कि ये नहीं है। ओके, वी विल चेक हियर। ए बी है, ठीक है, बी सी है, ए सी है, डन, तो ये हमारा हो गया कि ये है ट्रांजिटिव। बट वेट, यहाँ पे आप बस यही गलती करते हैं सारे बच्चे कि एक को चेक कर लिया और उसके बाद छोड़ दिया, ये हमारा तुरंत से रॉन्ग हो जाएगा। वाई? बिकॉज सी, मैं अभी दिखाती हूँ रॉन्ग कैसे है, इसके आगे और भी चीजें लिखनी होंगी। ओके, बी सी है, ठीक है, अब इसको भी तो चेक करो, बी सी है, ठीक है, सी से कुछ स्टार्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो चलो ठीक है, ये पास कर गया ट्रांजिटिविटी टेस्ट हमारा, तो दिस इज ऑल्सो डन। अब हम चेक करते हैं इसके लिए भी, ए सी के लिए, ए सी है, ठीक है, सी से कुछ स्टार्ट नहीं हो रहा है तो फिर नहीं है ये। ओके, अब कुछ और चेक करो आप, ए बी को भी चेक कर लिया, बी सी को भी चेक कर लिया, ए सी को भी चेक कर लिया। अब हम सबके लिए बोल सकते हैं कि ये जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिविटी टेस्ट को पास कर गया है। जब हम ये बोलेंगे कि तीनों के लिए पास कर गया है तभी हम इसको बोल सकते हैं कि ये रॉन्ग नहीं है, ये करेक्ट है। गॉट द आइडिया?
क्यों मैंने ये आपको बोला, बिकॉज आप बहुत बार ऐसा मिस्टेक करोगे कि एक को चेक कर लिया ए बी बी सी है तो फिर ए सी है, बस दैट्स ऑल डन। ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं, हम हमेशा सबको चेक करते हैं। ए बी है, बी सी है, यहाँ पे ए सी है, दैट इज़ फाइन, बट दूसरे वाले का भी चेक कर लो। क्या पता आपको लिखने में कभी मिस्टेक हो गया हो, कुछ और लिख लिया हो, कोई और टर्म हो जिसके साथ वो मैच नहीं कर रहा है, तो दैट्स वाई बी सी है बट सी के साथ स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो ये ट्रांजिटिव है। ओके, ए सी है, आप बोल सकते हो ना कि यहाँ पे बी सी है बट सी का नहीं है टर्म, तो दैट्स वाई हम बोल सकते हैं ये ट्रांजिटिव नहीं है। नो, दिस इज रॉन्ग। हम चेक करेंगे कि जिसके लिए वो कंडीशन है उसी के लिए चेक करते हैं। अगर यहाँ पे बी सी है बट सी वाला कोई टर्म ही नहीं स्टार्ट हो रहा है, तो वी कैन से दैट दिस इज ट्रांजिटिव। ये उसका कंडीशन ही नहीं हमारा चेक करने का होता है, वो ऑलरेडी पास कर गया होता है ट्रांजिटिव टेस्ट। तो बी सी हो गया, इसके साथ कुछ नहीं है, ए सी है तो सी के साथ भी कुछ नहीं है। ओके, नाउ वी कैन से परफेक्टली दैट दिस इज ट्रांजिटिव। सो आवर क्वेश्चन इज डन फॉर सेकंड वन ऑल्सो। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 में क्या करना है हमारे पास, यहाँ भी हमें रिलेशन लिखना है जिसमें क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे ही रिफ्लेक्सिव के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास सारे डबलेट्स होने चाहिए उसके अंदर, दैट मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी वहाँ पे सेट होनी चाहिए। जैसे ही वो होगा तो इसका मतलब क्या है, सारे ऑर्डर्ड पेयर वैसे वाले लिख दो जो कि डबलेट हो। तो यहाँ पे सारे एलिमेंट ए बी एंड सी हैं, तो दैट्स वाई सबका लिख दिया हमने, ए कमा ए, देन बी कमा बी, फाइन, तीसरा होना चाहिए सी कमा सी। अब हम डायरेक्टली इसको आराम से बोल सकते हैं कि यस भाई ये रिलेशन जो है हमारा वो हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव। ओके, तो ये रिफ्लेक्सिव वाली चीज़ें खत्म हो गई कहानी इसकी। हाँ, अब उसके साथ साथ और भी चीज़ें क्या है, सिमेट्रिक भी होनी चाहिए। सिमेट्रिक होनी चाहिए तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, ए ए है, देखो अब आप बोलोगे कि इसके लिए भी हमें चेक करना होगा। ऑलवेज रिमेंबर कि जो डबलेट होता है वो हमेशा ही ट्रांजिटिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, एज वेल एज रिफ्लेक्सिव भी होता है। आप बोलोगे कैसे, लेट्स सी। ये रिफ्लेक्सिव तो डन, आपको समझाने की जरूरत नहीं है। अब चलते सिमेट्रिक चेक कर लो। ए कमा ए, इसका उल्टा भी ए कमा ए होता है, वो है, रिपीट नहीं करते हैं इसलिए हम एक ही बार लिखे हैं, डन। बी कमा बी है, इसका भी उल्टा है, सी कमा सी, उसका भी उल्टा सी कमा सी होता है, वो की है, तो सिमेट्रिक हो गया। अब चेक करते हैं हम लोग ट्रांजिटिव। ए कमा ए है, अब ए से स्टार्ट होने वाली चीजें यहाँ बोलोगे कुछ नहीं है, अरे ऑलरेडी ए कमा ए ही है तो वो ए कमा ए ही होगा तीनों ही कंडीशन में। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या हम बोल सकते हैं कि यस ये भी हमारा ट्रांजिटिव टेस्ट पास कर जाता है। तो दैट्स वाई हम डबलेट के लिए चेक नहीं करते हैं। तो इसके लिए टिल नाउ ये ट्रांजिटिव भी है। अगर हम यहीं पे स्टॉप कर देंगे तो ये रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगा, सिमेट्रिक भी हो जाएगा, एज वेल एज ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। बट हमारे पास कंडीशन है रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, तो दैट मीन्स हमें कुछ और भी यहाँ इंक्लूड करना होगा, तभी हम बोल सकते हैं कि ये सिमेट्रिक भी है बट नॉट ट्रांजिटिव। अब मुझे बताओ, अगर मैंने सिमेट्रिसिटी की बात करी है यहाँ पे, तो अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे ए कमा बी, ठीक है, तो हमें क्या लिखना चाहिए? ऑफकोर्स आप बोलोगे मैम बी कमा ए लिखेंगे। ओके, अब मुझे बताओ अगर मैंने ए कमा बी लिख दिया, बी कमा ए लिख दिया और यहीं पे स्टॉप कर देंगे तो क्या ये हमारा कंडीशन फुलफिल करेगा? आप बोलोगे हाँ बिल्कुल कर रहा है, लेकिन रुक जाओ और देखो यहाँ पे कैसे, ए कमा बी, बी कमा ए, ओके फाइन, मैं समझ गई कि सिमेट्रिक है। अब चेक करो ट्रांजिटिव भी, वो नहीं होना चाहिए, बट क्या इस वाले कंडीशन में लिखने के बाद ये ट्रांजिटिव रहता है या नहीं? ए कमा बी, बी कमा ए, बट देखो ये ए कमा ए ये भी है यहाँ पे, दैट मीन्स वो ट्रांजिटिव हो जा रहा है। जब हम बोलेंगे कि ये ट्रांजिटिव हो जा रहा है तो इसका क्या मतलब है? अब चेक करो बी कमा ए को, बी कमा ए है, राइट। अब चेक करो ए कमा ए यहाँ पे भी है, तो क्या होना चाहिए? बी कमा ए। इस वाले कंडीशन को भी अगर हमने चेक किया तो बी कमा ए भी है, यही है वो बी कमा ए, तो दैट मीन्स दोनों ही कंडीशन में दोनों ही ऑर्डर्ड पेयर के लिए ट्रांजिटिव भी है, राइट। तो दैट मीन्स हम यहाँ स्टॉप नहीं कर सकते, क्योंकि अगर यहाँ स्टॉप किए तो ये फिर तीनों ही हो जाएगा, राइट। अब हम कुछ और यहाँ पे ऐड करेंगे सो दैट ये ट्रांजिटिव नहीं हो, ओके, बट सिमेट्रिक होनी चाहिए, राइट। अब सिमेट्रिक के लिए और क्या लिख सकते हैं? चलो बी वाला टर्म लिख लिया, बी कमा सी लिख लिया, और यहाँ पे क्या होना चाहिए? सी कमा बी। अब मुझे बताओ कि हम यहाँ स्टॉप करेंगे कि नहीं? लेट्स सी, बी कमा सी है, सी कमा बी है, ओके सिमेट्रिक है। अब चेक करते हैं हम ट्रांजिटिव के लिए, ओके। देखो यहाँ पे बी कमा सी है, सी कमा बी है, बी कमा बी बोलोगे आप है, तो ये ट्रांजिटिव भी होगा, ओके। इसके लिए तो समझ गए कि ट्रांजिटिव है। अब चेक कर लेते हैं सेकंड वाले के लिए, सी कमा बी है यहाँ पे, राइट। अब देखो सी कमा बी, बी से कौन कौन सा स्टार्ट हो रहा है? बी कमा सी है, सी कमा सी बोलोगे कि हाँ इन दोनों के लिए है, ओके, मैं समझ गई कि इन दोनों के लिए भी है। बट सी कमा बी के बाद आप चेक करो कि ये भी तो एक टर्म है। अगर यहाँ पे हमारा सी कमा बी है, पहला टर्म अगर हमारे पास सी कमा बी है और दूसरा टर्म हमारे पास बी कमा ए है, राइट, जो कि यहाँ पे है इस कंडीशन में, इस रिलेशन में, तो
फिर ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए था, दिस सी कमा ए शुड ऑल्सो बी देयर, बट इज इट देयर, सी कमा ए नहीं है। जैसे ही हम बोलेंगे कि दिस सी कमा ए इज नॉट देयर, दैट मीन्स ये ट्रांजिटिव नहीं है। गॉट द आइडिया? हम कैसे चेक करते हैं, तो दैट्स वाई हम यहाँ स्टॉप कर सकते हैं। जैसे ही हम यहाँ स्टॉप किए तो इसका मतलब हो गया कि ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, बट ट्रांजिटिव नहीं है, एंड दैट वाज द क्वेश्चन। डन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड अंडरस्टैंड द पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट एंड फंडा, तभी आपसे कभी गलती नहीं होगी। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, और 4 में हमें क्या करना है, यहाँ पे भी रिलेशन लिखना है। रिलेशन में हमें क्या क्या लिखना है यहाँ, लेट्स सी। रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ओके, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए एंड सिमेट्रिक होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए बट नॉट सिमेट्रिक। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए सारे डबलेट्स लिख डालो। आप सबको अब पता चल गया रिफ्लेक्सिव के लिए सबसे पहले हम चेक करेंगे कि रिफ्लेक्सिव के लिए सारे के सारे डबलेट हैं। ओके हैं। अब इसके लिए ट्रांजिटिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, ठीक है। तो अब हम इसके आगे कुछ ऐड करना होगा जिसके लिए वो सिर्फ ट्रांजिटिव हो बट सिमेट्रिक ना हो। तो ट्रांजिटिव का जो कंडीशन है आप सबसे पहले वो लिख डालो। तो क्या लिख सकते हैं, इफ ए बी इज देयर, ठीक है, लिख लिया मैंने बी सी भी देयर, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, ए सी होना चाहिए, चलो मैंने वो भी लिख दिया। अब चेक कर लेंगे पहले, फिर हम उसको क्लोज करेंगे, ठीक है, कि क्या ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है। ए बी है, बी सी है, ए सी है, तो ऑब्वियसली ट्रांजिटिव है, इसके लिए तो चेक हो गया। अब चलो इसके लिए चेक करें, बी सी है, सी से कोई टर्म स्टार्ट यहाँ हो रहा है, सी सी, बट यहाँ पे सी सी भी है, तो ये हो गया, ये भी कंडीशन हमारा फुलफिल कर रहा है। ये वाला भी डन, ये वाला भी डन। अब इसको भी चेक कर लेते हैं, ए सी के साथ क्या है, सी के साथ सी सी है, और यहाँ पे ए सी ऑलरेडी यही है, तो इसके लिए भी कंडीशन फुलफिल हो रहा है। दैट मीन्स तीनों के लिए ही हमारा ये ट्रांजिटिव है। बट चेक करो या सिमेट्रिक है क्या, इन तीनों के लिए तो हमें पता है कि सिमेट्रिक है। अब इसके लिए ए बी है बट बी ए इज नॉट देयर, ओके, बी सी है बट सी बी इज नॉट देयर, अगेन ए सी इज देयर बट सी ए इज नॉट देयर, दैट मीन्स इट इज नॉट सिमेट्रिक। गॉट द आइडिया? तो ऐसे हम सॉल्व करते हैं इसको। सो दिस इज डन। नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए, बट नॉट रिफ्लेक्सिव। ओके, ठीक है। तो जैसे ही हमारे पास ये कंडीशन आया है तो हम क्या करेंगे, सिमेट्रिक वाला सबसे पहले लिख डालो, ए कमा बी, तो फिर यहाँ पे बी कमा ए शुड ऑल्सो बी देयर। डन। अब जैसे ही हमने लिखा ए कमा बी, बी कमा ए, ठीक है, तो सिमेट्रिक तो ये हो गया बट रिफ्लेक्सिव नहीं है। ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, देखो लिखा है ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। ट्रांजिटिव होने के लिए क्या होना चाहिए, इफ ए बी इज देयर, बी सी इज देयर, ए सी शुड ऑल्सो बी देयर। तो यहाँ पे ए सी क्या है, नथिंग बट ए कमा ए, तो कैन आई राइट ए कमा ए और आई विल स्टॉप हियर ओनली। अब बोलोगे क्यों स्टॉप कर लिए मैम, सी बिकॉज ए कमा बी है, बी कमा ए है और ए कमा ए, तो ये ट्रांजिटिव हो गया। अब चेक कर लिए इसके लिए, अब इसके लिए चलो चेक करें, बी कमा ए है, ए कमा ए है, बी कमा ए यही है, तो ये सॉल्व हो रहा है। दैट मीन्स दोनों ही कंडीशन के लिए और इसके लिए भी चेक करो तो ये सबके लिए सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है, तो इसको चेक ही नहीं करना है हमारे पास। तो ये तीनों ही चीज़ों के लिए ये सिमेट्रिक भी है, बिकॉज सी ए कमा ए सिमेट्रिक तो होता ही है, इसके लिए भी सिमेट्रिक है, इसके लिए भी और ट्रांजिटिव भी है तीनों ही कंडीशन में, बट रिफ्लेक्सिव नहीं है बिकॉज यहाँ पे ए कमा ए तो है बट बी कमा बी एंड सी कमा सी नहीं है। दैट मीन्स सारे डबलेट्स मौजूद नहीं है, तो जैसे सारे डबलेट्स मौजूद नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। गॉट द आइडिया? यस, नाउ दिस इज डन। ओके बच्चों, तो अब हमारा आता है ये आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 11। अब हम देखते हैं इसमें हमें क्या करना है। Show that the relation R in the set A of points in a plane given by R equals to this till here is an equivalence relation. Further show that the set of all points, okay fine, I'm not reading this line. अब यहाँ पे देखो आपके पास करना क्या है कि एक रिलेशन डिफाइंड है R और एक सेट भी डिफाइंड है A। अब A के अंदर क्या है, चलो मैं यहाँ पे आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख डालती हूँ। A is given here of points in a plane। A के अंदर कुछ नहीं है, जबकि क्या है यहाँ पे, इसके अंदर है points, all the points in a plane। तो ये आपके लिए अब इजी हो जाएगा समझना, ठीक है। A में क्या है, सारे पॉइंट्स इन अ प्लेन। ओके, अब रिलेशन R क्या कहता है, R में डिफाइंड है हमारे पास 2 points P and Q in an ordered pair such that here distance of the point P from the origin, okay, that means अगर ये हमारा कोई भी ये
कोऑर्डिनेट सिस्टम तो यही होता है, और दिस इज आवर ऑरिजिन। ऑरिजिन को हम कैसे डिनोट करते हैं, 0,0 से, राइट। तो जो P है फ्रॉम द ऑरिजिन, जो इसका डिस्टेंस होगा, कोई भी पॉइंट सपोज हमने पकड़ लिया P, तो इसका जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस D सपोज यहाँ पे है, इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Q फ्रॉम द ऑरिजिन इन एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब हमारे पास दूसरा जो पॉइंट Q होगा, सपोज मैंने इस क्वाड्रेंट पे ले लिया है यहाँ पे इस Q को, तो Q का भी जो डिस्टेंस होगा वो भी हमारे पास D ही होना चाहिए। अगर सोचो ये Q जो है वो यहाँ आ गया, तो Q डैश इसको बना लिया, तो इसका भी जो डिस्टेंस है वो भी नथिंग बट D ही होनी चाहिए। गॉट द आइडिया? तो हमें दो पॉइंट ऐसे लेने हैं जो इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम ऑरिजिन। इक्वी डिस्टेंस का मतलब इक्वल डिस्टेंस में है। डन? तो दैट मीन्स यहाँ पे हमने क्या लिख डाला, यहाँ पे P, Q सच दैट द डिस्टेंस, सी डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ऑरिजिन, तो मैंने यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ऑरिजिन ऐसे लिख सकती हूँ, D ऑफ P शुड बी इक्वल टू D ऑफ Q फ्रॉम ऑरिजिन। क्या मैं लिख सकती हूँ ऐसे? शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया यहाँ पे आप लिख दो वेयर, अंडरस्टैंडिंग के लिए वी शुड राइट D ऑफ P इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ऑरिजिन, ओके, एंड D ऑफ Q इज नथिंग बट डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम ऑरिजिन। गॉट द आइडिया? वी शुड ऑलवेज क्या करना चाहिए ना मैथ्स में, हमें उतने लंबे लंबे सेंटेंस लिखोगे तो आप या तो फिर बहुत टाइम लगा दोगे या फिर आप फिर कुछ छोड़ दोगे तो फिर गलती हो जाएगी। तो इससे अच्छा है कि उसको एक छोटे से फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट कर डाला। D ऑफ P इक्वल्स टू D ऑफ Q होना चाहिए। D ऑफ P क्या है भाई यहाँ पे? डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ऑरिजिन, एंड D ऑफ Q क्या है? डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम ऑरिजिन, और यही हमारे यहाँ पे बोला गया है, राइट? ठीक है, तो हमने यहाँ पे A एंड R दोनों को डिफाइन कर लिया है। अब जब हमने यहाँ पे A एंड R दोनों को डिफाइन कर लिया है, तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। उसमें क्या करना है, इसको दिखाना है कि रिलेशन R जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, और इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हम क्या करते हैं, परफेक्ट, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एज वेल एज ट्रांजिटिव चेक करते हैं। तो चलो सबसे पहले हम चेक करेंगे, सबसे पहले चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। क्या होना चाहिए, A, राइट। आप मुझे बताओ, अगर मैंने यहाँ पे कोई भी पॉइंट P लिया, ठीक है, कोई भी पॉइंट ले लो, एक कोई भी पॉइंट ये P है, तो इस P का डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन तो ऑलवेज विल बी इक्वल ही ना। इस P को अगर मैं वापस, आप भी अगर ले लो, आपके लिए भी, तो इसका डिस्टेंस यही होगा ऑरिजिन के लिए। कोई भी मतलब जो पॉइंट होता है उसका अपने आप का उसका जो डिस्टेंस है वो ऑरिजिन से वो ऑलवेज ऑल द टाइम वो सेम ही होगा, राइट। तो हम क्या बोल सकते हैं, सिंस डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ऑरिजिन विल ऑलवेज बी इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ऑरिजिन, राइट। देयरफॉर P, Q क्या होगा, इट विल बिलोंग टू दिस रिलेशन R। जैसे ही P, Q बिलोंग्स टू रिलेशन R हुआ तो हम क्या कह सकते हैं कि दिस R इज यस रिफ्लेक्सिव। दैट मीन्स हमने पहला कंडीशन फुलफिल कर दिया है। अब दूसरा क्या है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या करते हैं हम, A, B, B, A चेक करते हैं, ओके। इफ सपोज हियर P, Q बिलोंग्स टू रिलेशन R, जैसे ही ये बिलोंग करेगा रिलेशन को तो हम क्या लिख सकते हैं, यस डिस्टेंस ऑफ P विल बी इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द ऑरिजिन, राइट। यहाँ पे इसका मतलब ही है कि फ्रॉम ऑरिजिन वी आर चेकिंग। अब मुझे बताओ, क्या मैं इसको उल्टा नहीं लिख सकती, डिस्टेंस ऑफ Q भी तो होगा डिस्टेंस ऑफ P के इक्वल। जैसे ही मैंने ये उल्टी वाली टर्म लिखी तो इसका क्या मतलब हो गया कि यस दिस Q, P will also belong to relation R, और जैसे ये भी रिलेशन R को बिलोंग करता है, therefore रिलेशन R is perfect symmetric। तो दैट मीन्स हमने दो चीजें यहाँ पे सॉल्व कर ली हैं, रिफ्लेक्सिव भी चेक कर लिया और सिमेट्रिक भी चेक कर लिया। अब हम चेक करते हैं यस ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या करते हैं, A, B, B, C एंड A, C होना चाहिए, ठीक है। इफ यहाँ पे हम A, B नहीं लेंगे, P, Q के फॉर्म में ले रहे हैं, ठीक है। इफ P, Q belongs to R and C, हम लोग यहाँ पे Q, R ले सकते हैं क्योंकि P, Q, R होता है, बट यहाँ पे R हम नहीं लेंगे बिकॉज ये रिलेशन R है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो चलो कुछ S ले लिया हमने, ठीक है। इफ P, Q belongs to R and Q, S belongs to also relation R, मतलब मैंने यहाँ पे Q है ना, ये Q है, P है, अब यहाँ पे कोई मैंने ऐसा S ले लिया है, उसका भी डिस्टेंस हमें चेक करना होगा, ठीक है। अगर Q का डिस्टेंस जो है ऑरिजिन से वो D है, तो आप मुझे बताओ कि S का भी डिस्टेंस ऑरिजिन से क्या होगा, D होगा, राइट। अगर ये रिलेशन R में है, चेक। तो इसका मतलब क्या है कि डिस्टेंस ऑफ
P will be equals to distance of Q and distance of Q here इस वाले कंडीशन के लिए will be equals to distance of S. Are you getting the idea? क्या हम लिख रहे हैं और क्यों लिख रहे हैं? जैसे ये रिलेशन में होगा तो दैट मीन्स ये कंडीशन फुलफिल करेगा. जैसे कंडीशन फुलफिल करेगा तो डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम ऑरिजिन विल ऑलवेज बी इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ S फ्रॉम ऑरिजिन. तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं. जैसे ही ऐसे हमने लिखा तो आप बताओ ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो क्या हो सकता है? दिस शोज यस डिस्टेंस ऑफ P विल बी इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ नथिंग बट S. और जैसे ही डिस्टेंस ऑफ P विल बी इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ S तो इसका क्या मतलब हो गया? परफेक्ट. P, S बिलोंग्स टू रिलेशन R. और जैसे ही ये वाला चीज हमने लिखा है, यहाँ पे कंडीशन लिखी है, तो इसका क्या मतलब हो गया है कि यस द रिलेशन R इज ट्रांजिटिव. और जैसे ही हमने ट्रांजिटिव चेक किया हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन उड़ता हुआ यहाँ आ गया है. हैंस व्हाट वी कैन से R इज एन equivalence relation. Got the idea that how we are doing this? Perfect. So always we have to check this three condition and then we can say that this relation R is an equivalence relation. Done. अब चलते हैं हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ. इसमें क्या कह रहा है नेक्स्ट पार्ट में? Further show that the set of all points related to a point P is not equals to 0 0. That means क्या कहने का मतलब है कि जो पॉइंट P लेंगे हम लोग, सेट ऑफ ऑल पॉइंट P, ठीक है, मतलब कोई भी नंबर ले सकते हैं हम लोग, कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, बट वो 0 0 नहीं होना चाहिए. दैट मीन्स उस पॉइंट को हम लोग कभी भी ऑरिजिन नहीं बना सकते. कोई भी अदर पॉइंट ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं, इधर उधर कहीं भी ले सकते हैं, राइट. कोई भी पॉइंट ले सकते हैं बट अदर देन दिस ऑरिजिन. ओके, ऐसा लेना है सो दैट इज द सर्कल पासिंग थ्रू P विथ ऑरिजिन एज सेंटर. वेरी नाइस कॉन्सेप्ट. अब चलो इसको मैं दिखाने के लिए आपको समझाती हूँ ग्राफ से. यहाँ पे क्या करना है? शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू अ पॉइंट P जो कि ऑरिजिन नहीं है, दस इज अ सर्कल पासिंग थ्रू P विथ ऑरिजिन एज सेंटर. ओके, तो सबसे पहले आप क्या कर लो, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है हमारे पास. ये हमारे पास ऑरिजिन है 0 0, सो इसको O से डिफाइन किया है हमने. अब देखो यहाँ पे हमें कोई भी पॉइंट P लेना है रिलेटेड टू पॉइंट P. दैट मीन्स यहाँ पे जो सेट है उसमें सारे वो पॉइंट्स हम रख सकते हैं. दैट मीन्स एक जो सेट हम लेंगे यहाँ पे, सपोज वो अगर सेट B है, क्योंकि ए यहाँ पे गिवन, अगर B कोई सेट लेंगे तो इसमें हम जो भी पॉइंट यहाँ रखेंगे ऑर्डर्ड पेयर में, ठीक है, जो भी पॉइंट्स यहाँ रखेंगे वो सब कैसे रिलेटेड होंगे? इस पर्टिकुलर रिलेशन से रिलेटेड है. दैट मीन्स इस पॉइंट P के साथ, इसी रिलेशन के साथ रिलेटेड है. दैट मीन्स जो भी डिस्टेंस ऑफ P होगा हमारे पास, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ P जो है शुड बी ऑलवेज इक्वल टू, जो सेकंड वाला हम लेंगे अगर Q है तो वो हमारे पास ऑलवेज सेम होना चाहिए. मतलब जो भी ऑर्डर पेयर ले रहे हैं वो ऐसा लेना होगा कि हमेशा जो है वो ऑरिजिन से जो डिस्टेंस है वो इक्वल हो, ठीक है. तो दैट मीन्स वही चीज़ें हैं जो हमने पहले बात करी थी. अगर ये हमारा एक पॉइंट है P1 तो दूसरा पॉइंट अगर सपोज P2 है तो ये वाला जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस अगर D है तो दिस शुड बी ऑल्सो D. गॉट इट. अगर हमने ये वाला पॉइंट ले लिया है P3 तो इसका जो डिस्टेंस है वो भी हमेशा होना चाहिए D, राइट. अगर हमने यहाँ पे एक पॉइंट लिया है P4 सपोज, तो ये भी डिस्टेंस हमारे पास होना चाहिए D, जो कि ऑलवेज इक्वल होगा. तो आप मुझे बताओ, जब भी हम कोई सेंटर से एक इक्वी डिस्टेंस पे पॉइंट्स का जब हम उसको लोकेट करते हैं, मतलब स्केच करते हैं कोई भी डिस्टेंस को, तो ये क्या बनाता है हमें? अगर यहाँ पे भी हमने कोई पॉइंट ले लिया है P5 सपोज और इसका भी डिस्टेंस D है, तो दैट मीन्स ये क्या हो गया? ये एक सर्कल हुआ या नहीं जिसका रेडियस R है, और यहाँ पे R वो रेडियस है वो D है. गॉट द आइडिया? दैट मीन्स जब भी हम सेंटर से एक इक्वी डिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस पे हम बहुत सारे पॉइंट लेते हैं, तो अगर हम उस पॉइंट को स्केच करें, राइट, उस पॉइंट को अगर हम यहाँ पे स्केच करते हैं तो वो क्या होता है? वो एक सर्कल ही होगा, राइट. और उसका सेंटर कहाँ होगा? परफेक्ट, ऑरिजिन पे. तो यही हमें प्रूव करना था. तो हम कैसे इसको लिखेंगे? फॉर एनी सेट, राइट, ऑफ ऑल पॉइंट्स. जो लिखा है हम वही लिखेंगे, उसी को बस एक्सप्लेन कर दिया है हमने, समझ लिया. तो अब हम डायरेक्टली बोल सकते हैं ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पॉइंट P not equals to 0 0 will always
have same distance. अब बस यहाँ पे हमने लिख डाला will always have same distance from origin, that is 0 0. Hence this will form a circle with center O, that is origin, and radius as distance of P from the origin. Got the idea? This is our solution for this particular question. Isn't it easy? बहुत इजी है, बस आपको सोचना है और उसको रिप्रेजेंट करना है. जब भी इस तरह की चीजें आए तो ट्राई करो कि उसको हम कैसे यहाँ पे ग्राफ के फॉर्म में या पिक्चोरियल फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. जैसे ही किया तो आपके लिए जो सोल्यूशन है वो बहुत इजी हो जाता है. ओके एवरीवन, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे और आप इनको सॉल्व कर सकते हो बिना किसी हेल्प के और परेशानी के. सो डोंट फॉरगेट, दिस इज लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहाँ सब कुछ फ्री है पर बेस्ट है. थैंक यू और हमारे साथ बने रहो.